सावन के अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे। बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता। पूजन और जलार्पण का सिलसिला जारी। छात्र आंदोलन का आज से दूसरा चरण। रामगढ़ के नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई। अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को छात्रों की समस्याओं के समाधान और बातों को सुनने की दी नसीहत। नेता प्रतिपक्ष ने बदहाल व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर सरकार को घेरा। और बोकारो में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग की स्पर्धाओं का समापन। विजेता खिलाड़ी सम्मानित। शिक्षा परियोजना की पहल पर रांची में क्रिकेट प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। सावन के अंतिम सोमवारी पर आज सभी शिवालयों में श्रद्धालु पूजन और जलार्पण के लिए अनवरत पहुंच रहे हैं। बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे की गूंज सुनाई पड़ रही है और भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर मंगल कामना कर रहे हैं। देश भर के शिवालयों में सुबह से शिव भक्तों की भीड़ लगी है। शिव मंदिरों में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। श्रद्धालु उपवास रखकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देवघर, काशी, उज्जैन, अयोध्या समेत देश भर के छोटे बड़े मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देवालयों और प्रमुख मार्गों पर शिव के गुणगान की गूंज है। प्रमुख शहरों में प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और शिव भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष प्रबंध किए हैं। राज्य में भी पवित्र सावन महीने के अंतिम सोमवारी पर श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कांवरिया रूट लाइन और मंदिर परिसर बोलबम के जयकारे से गुंजायमान है। देवघर में सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम का पट अहले सुबह 3 बजे खुला। सरदार पंडा ने सरदारी पूजा संपन्न कराई, जिसके बाद आम श्रद्धालु सुबह 4:15 बजे से बाबा का जलाभिषेक अर्घा के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। सावन का अंतिम सोमवारी है। आज सोमवार का दिन जो होता है बहुत विशेष महत्व होता है इसमें। और सावन का महीना में सोमवार जो अति प्रिय होता है भगवान शंकर के लिए। इसमें जो भगवान के ऊपर गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी जो भक्त चढ़ाएंगे उसका मनोवांछित फल मिलेगा। लंबी कतार में लगने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रांगण में बाह्य अर्घा की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं, जहां बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना और जलार्पण का लाइव प्रसारण कराया जा रहा है। इससे दूर खड़े श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। सब बाबा को कृपा है। अब कोई कहता अगर मेला हम पार करते तो वो संभव नहीं है। एक महाकाल बैठा हो, वही मेला पूरा संचालित किया और वही पार कर रहे हैं। चौथी सोमवारी पर संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि आज करीब 3 लाख से 3.5 लाख कांवरियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ प्रबंधन को लेकर रूट लाइन की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। बाबा बैद्यनाथ धाम चौथी सोमवारी के अवसर पर भक्तिमय नजर आया और श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी राजकीय श्रावणी मेला के दौरान आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। दिन में जहां मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ और पूजा अर्चना से गुलजार रहता है, वहीं शाम ढलते ही पूरा धाम आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमगा उठता है। मंदिर परिसर, शिवगंगा मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर की गई रंग बिरंगी रोशनी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुमका के बासुकीनाथ धाम में शाम होते ही आस्था का रंग रोशनी की चमक में बदल जाता है। मंदिर परिसर से लेकर प्रवेश द्वार, मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्ग रंग बिरंगी विद्युत सज्जा से जगमगा उठते हैं। खास तौर पर शिव गंगा की आकर्षक लाइटिंग और लेजर शो श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रहा है।
टेंट सिटी और मनोरंजन स्थलों पर की गई सजावट भी रात के उत्सवी माहौल को और खास बना रही है। रहता है, मान के चलिए तो लाइटिंग सारा चीज आप देख सकते हैं इधर ऐसा ऐसा मतलब सजाया गया है इसको, मंदिर को परिसर को ले गया। फिर इधर रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था इतनी कड़ी दी गई है इस बार पिछले साल हर साल की तुलना में कि मान लीजिए तो अपने आप में ये एक काशी का लुक मतलब मानिए तो बना रहा है। मन को जो शांति मिलता है यहाँ आके तो वो व्यक्त करने लायक नहीं है। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ विद्युत सुरक्षा और बाढ़ आपूर्ति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बिजली विभाग के मुताबिक मेले के दौरान लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 25 ट्रांसफार्मर और एक पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। प्रमुख सड़कों और मेला क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को रात में आवागमन में परेशानी ना हो। इस पे मैं यही कहूँगा कि जिला प्रशासन की बहुत महत्वाकांक्षी उनकी प्रयास है, उन्होंने उनकी दूरदर्शिता है हमारे जिला प्रशासन, हमारे डीसी साहब, चाहे राज्य सरकार की, कि उन्होंने इस मेले को और भी भव्य रूप देने के लिए बहुत ही आकर्षक और मनमोहक रूप से विद्युत सज्जा की गई है। जगह जगह स्पाइरल लगाए गए हैं, डेकोरेशन लाइट लगाए गए हैं। बहुत ही मेले की अनुपम और भव्य छवि से निखरती है और हम लोग का ये प्रयास है कि उसमें विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप दे के मेले को मनमोहक बनाए, दुर्घटना रहित बनाए, ताकि किसी तरह का जिला प्रशासन इतने लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका हम लोग। बासुकीनाथ धाम में आस्था की रोशनी और विद्युत सज्जा की चमक श्रावणी मेले की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के बाद श्रद्धालु रात में रोशनी से जगमगाते धाम के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे हैं। दुमका से गौतम की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। साहिबगंज भी धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए खास पहचान रखता है। राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित मोतीनाथ धाम और मोती झरना इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। साहिबगंज के राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित मोतीनाथ धाम में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। यहाँ का प्राकृतिक नजारा, घना जंगल और लगातार गिरता झरने का पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्थानीय लोगों के साथ साहिबगंज और पाकुड़ के श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। बहुत ही दर्शनीय स्थान है। यहाँ हम लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं। बहुत इसका विकास हुआ है और आगे विकास होगा। यहाँ के बारे में अच्छा सुनी थी इसलिए आई हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत आनंद मिला और सबको आना चाहिए। बहुत खुशी का बात है। महादेव का वैसे ही पूजा करना चाहिए। अभी सावन का मौसम है तो अभी आने में और ज्यादा मजा आ रहा है। फर्स्ट सोमवारी को भी मोती झरना आए थे, दूसरा को भी गए थे शिवरात्रि। इस बार दर्शन करने के लास्ट में फैमिली के साथ आए हुए हैं। स्थानीय पुजारी चंदन पांडे ने बताया कि राजा मानसिंह के समय से ही उनके पूर्वज यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। समय के साथ ये स्थान धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन का केंद्र भी बन गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से यहाँ वॉच टावर, पार्क, सड़क और रोशनी समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम लोग राजा मानसिंह के जमाने से हमारे वंश यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ये मोतीनाथ धाम नगरी है। इन पे लाखों लोग आते हैं, देश से, विदेश से, बाहर से, सभी जगह से आते हैं और खासकर अन टाइम संडे और सोमवार को अधिक भीड़ रहते हैं यहाँ पर। बिहार से पहुंचे पर्यटक भी यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और सुविधाओं से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। हालांकि पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। मैं पूर्णिया बिहार से आया हूँ। यहाँ पे हम लोग पूरे फैमिली के साथ आए हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा है। पर मोती झरना इतना अच्छा, ये एक नेचुरल चीज है जिसका पास ही हम लोगों का हर महादेव जी है, तो आना तो जरूर पड़ेगा। बहुत अच्छा जगह है। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट, बीरभूम, मालदा और मुर्शिदाबाद से भी श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। छात्र छात्राओं के लिए भी ये स्थान प्राकृतिक अध्ययन और पर्यटन का केंद्र है।
पर्यटकों का मानना है कि प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। मोती झरना एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो अभी सावन के महीने के लिए थोड़ा भीड़ ज्यादा बहुत है, इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब यहाँ का पानी और ये जो खूबसूरती है ये मुझे बहुत अच्छा लगा हमको आके यहाँ पर। मेरा यहाँ पे मायके भी है और बहुत दिन से सफर रहते कि आने का दर्शन करने के लिए, लेकिन आज महादेव की इच्छा हुआ तो आए हम लोग दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और अब यहाँ मोती झरना पहली बार आए हैं, हम पाकुड़ से आए हैं और यहाँ पे हम बहुत मजा किए, बोट में घूमे और यहाँ का झरना बहुत नेचुरल टाइप का है। राजमहल की पहाड़ियों की कंदराओं में बसा मोती झरना और मोतीनाथ धाम आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम है। सावन में यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती है तो प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। राज्य में छात्र आंदोलन का आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। छात्र नेताओं द्वारा रामगढ़ की नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा शुरू की जा रही है, जो सभी जिलों में जाएगी। सभी 24 जिलों में 24 संकल्प के साथ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पूरी तरह संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। महतो का कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि का इस अभियान से कोई संबंध नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज से एक और चुनौती शुरू हो रही है। आज से रामगढ़ जिला के नेमरा स्थित लुकैया टांड दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव से छात्र ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है। उच्चतम न्यायालय में आज परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। राज्य में भर्ती घोटाला का मामला राजनीति के मंच पर भी गरमाया हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि सत्ता का अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जनता के सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार की कार्यशैली पर तीखा प्रहार करते हुए श्री साहू ने पूछा कि क्या झारखंड में अघोषित इमरजेंसी लागू है। उन्होंने कहा कि सरकार याद रखे कि जनता की आवाज को दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण उचित नहीं है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की मांगों के अनुरूप पहल की है, जिसके बाद छात्र अपने घर लौट चुके हैं। आगामी 25 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार कई और महत्वपूर्ण निर्णय छात्र हित में लेने जा रही है। श्री पांडे ने यह भी कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर संघर्ष करें, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों का इस्तेमाल गलत परंपरा है। रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छात्रों के मुद्दे का राज्य सरकार को स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय की आवाज बुलंद कर रहे छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई अनुचित है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की वजह से मेधावी छात्रों के प्रति अन्याय हुआ है। राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ छात्रों की बातों और मांगों पर गौर करे। अभी भी यह बात का ध्यान नहीं है कि किस तरीके से इस राज्य में छात्रों को छला गया है, और स्वाभाविक रूप से छात्रों का गुस्सा है। वो मुखर होकर के अपने बातों को कह रहे हैं। उनकी बातों को, उनकी भाषा को समझना चाहिए, बजाय इसके पुलिस बल और मुकदमेबाजी करके छात्रों का
भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उसका स्थायी समाधान कैसे निकले, राज्य सरकार के पास उसके विकल्प क्या क्या है, इन सारे चीजों पर राज्य सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कथित बदहाल व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर राज्य सरकार को घेरा है। श्री मरांडी ने गिरिडीह के जनजातीय बहुल गांव बड़निया टांड का एक वायरल वीडियो साझा करते हुए कहा कि ग्रामीणों को तीसरी गांवा मुख्य मार्ग तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मरीजों को आज भी खाच पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कई बार उन्होंने मामले को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन तंत्र गूंगा और बहरा बना हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान और भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। श्री सेठ ने रांची में कल कॉफी विद संजय सेठ कार्यक्रम के दौरान युवाओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि युवा शक्ति ही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, जिसमें युवाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने कल रांची में जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहे। बैठक में जैन समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने आयोग के सदस्यों को विभिन्न विषयों और समस्याओं से अवगत कराया। आयोग ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। और बात मौसम की। राज्य में एक बार फिर से बारिश की रफ्तार बढ़ी है, जिसका कारण बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव को बताया जा रहा है। रांची समेत कई जिलों में बीती रात और आज सुबह अच्छी बारिश हुई। आज से लेकर 27 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज पलामू प्रमंडल, गुमला और सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 25 अगस्त को गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी समेत कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 26 और 27 अगस्त को भी कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। बारिश की वजह से राज्य में वर्षा आंकड़ों में सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सर्वाधिक 97 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि में लातेहार और सिमडेगा में भी अच्छी बारिश हुई है। बोकारो में इन दिनों एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही है। जूनियर वर्ग की स्पर्धाओं का कल समापन हुआ। फाइनल और पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर पूर्व सांसद रविंद्र पांडेय, पूर्व विधायक विरंची नारायण और जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष लंबोदर महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर रांची में प्रशिक्षकों के लिए 4 दिवसीय क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ चादेव ने कल शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में प्रथम चरण में रांची, खूंटी और पलामू समेत कुछ अन्य जिलों के चयनित शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस मौके पर श्री शाहदेव ने कहा कि परियोजना परिषद की इस पहल से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा खेल प्रतिभाओं को तराशने में मदद भी मिलेगी। मोहन बगान को हराकर ईस्ट बंगाल ने डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल का 22 साल से चला रहा ट्रॉफी का इंतजार भी खत्म हो गया। फाइनल मुकाबले में मोहन बगान को ईस्ट बंगाल ने 4-1 से करारी शिकस्त दी। गौरतलब है कि इस बार डूरंड कप के 7 मैच रांची में खेले गए थे। हजारीबाग के बरही में नशे के खिलाफ पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बाइक रैली निकालकर लोगों और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। हजारीबाग के बरही अनुमंडल में पुलिस ने बाइक रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि नशा न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि परिवार और समाज के लिए भी नुकसानदायक है।
उन्होंने युवाओं से नशा का सेवन न करने की अपील की। ये होगा कि आज जो ये मुहिम हमारा नशा के खिलाफ है, इसमें आपका सहयोग चाहिए और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं हमारे अनुमंडल के जितने भी थाना हैं, चलकुसा, गोरहर, बरकट्ठा, बरही, पदमा और चौपारण, तो हम अपने अनुमंडल के सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि आपका सहयोग हमें मिलता रहे तो आप ये निश्चित जानिए कि नशा के सौदागरों के खिलाफ जो ये शुरुआत हम लोगों ने की है, इसका एक अंजाम तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। रैली के दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय लोगों और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। युवाओं ने कहा कि किसी भी तरह का नशा स्वास्थ्य और समाज के लिए नुकसानदायक है। नशे की प्रवृत्ति से बचकर युवा भविष्य को संवार सकते हैं। फैल चुका है, बरी में बर्बाद हो चुका है। आने वाले दिनों में आप पिछले दिनों में देखे होंगे, महाराष्ट्र में एक पूरा फैमिली उजड़ गया। उनका क्या नशा था? मोबाइल का। इसी तरह कोई भी नशा ना करें, मोबाइल का हो या गांजा का हो, अफीम का हो, चरस का हो, कोई भी नशा ना करें। और जो बच्चे नशा कर रहे हैं, परिवार, माँ बाप उनको प्यार से छोड़ने के लिए आग्रह करें, उनको प्यार दें। मुझे लगता है कि वो नशा छोड़ दें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बरही को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा, तभी नशा मुक्त भारत की परिकल्पना साकार होगी। लगातार बड़ी प्रशासन के द्वारा, डीएसपी साहब के द्वारा अभियान चलाकर इसको रोकने का एक बहुत बढ़िया प्रयास है, जिसको लेकर हम सभी प्रशासन के साथ खड़े हैं ताकि किसी भी तरीके से ये नशाखोरी रुके। बरही पुलिस की यह बाइक रैली नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की मजबूत पहल मानी जा रही है। पुलिस की सख्ती और समाज की सहभागिता से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है। पुलिस के जवानों की यह पहल बरही को नशा मुक्त बनाने में मददगार साबित होगी। हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 24 अगस्त साल 1908 को शिवराम हरि राजगुरु का जन्म स्वतंत्रता पूर्व महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। महान क्रांतिकारी राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत निभाया। राजगुरु के जीवन में बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के आदर्शों का गहरा प्रभाव रहा। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अपनी क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल किया। दिसंबर 1928 को राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव के कुशल नेतृत्व में सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय के बलिदान का बदला लिया। लाहौर षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के साथ इनकलाब जिंदाबाद के गर्जना के साथ हंसते हंसते शहीद हो गए। हर साल इन शहीदों की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने उनका नाम इतिहास में अजर अमर कर दिया। 24 अगस्त साल 1911 को बीना दास का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बंगाल के कृष्णानगर में हुआ। वे भारत की महिला क्रांतिकारी थीं। बीना दास पुण्याश्रम संस्था से जुड़ी जो निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करती थी। हालांकि इस संस्था का काम था क्रांतिकारियों के लिए बम, हथियार बनाना और उनको संरक्षित करना। बीना दास ने युगांतर दल के क्रांतिकारियों के साथ भी सक्रिय रूप से काम किया। एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई, लेकिन इस कार्य में गवर्नर बाल बच गया और बीना गिरफ्तार हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में वो जेल से रिहा हुई। सेहत के बाद में जानते हैं बच्चों में होने वाले नेत्र रोग और उसके उपचार के बारे में। बच्चों में आंखों की समस्याएं बेहद आम हैं। बच्चों में सबसे सामान्य दृष्टि दोष में मायोपिया यानी दूर की चीजें धुंधली दिखाई देना, हाइपर मायोपिया यानी पास की चीजें देखने में परेशानी होना, एस्टिग्मेटिज्म और भेंगापन की समस्या हो सकती है। यदि इसे सही समय पर ठीक न किया जाए तो ये लेजी आई की समस्या में तब्दील हो सकती है। अधिक स्क्रीन देखने से आंखों पर तनाव बढ़ता है और साथ ही दृष्टि दोष की संभावना भी बढ़ जाती है। आंखें बार बार झपकाना, लगातार सिर दर्द रहना,
देखने में समस्या ये सब दृष्टि दोष के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बच्चों को दृष्टि दोष से बचाने और उनकी आंखों को स्वस्थ रखने में उपयोगी हैं कुछ सरल उपाय। बच्चों की आंखों के लिए कुछ सरल व सुरक्षित यौगिक अभ्यास जो बच्चे प्रतिदिन नियमित रूप से कर सकते हैं। बच्चों की फोकसिंग पावर बढ़ती है और अधिक स्क्रीन टाइम के कारण होने वाली आंखों की थकान को भी कम करता है। सबसे पहले हम करेंगे नेत्र शक्ति विकासक क्रियाएं। क्रिया नंबर 1, आंखों को ऊपर व नीचे की दिशा में लेकर जाएं। जब आंखें ऊपर की ओर जाएं तो पूर्ण रूप से अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर जमाएं। जब नीचे की ओर देखें तो अधिकतम नीचे देखने का प्रयास करें। इस क्रिया को 10 से 15 बार करें। दूसरी क्रिया नेत्रों को दाएं व बाईं ओर घुमाने की। पूर्ण रूप से दाईं ओर देखें, पूर्ण रूप से बाईं ओर अपने नेत्रों को घुमाइए। इस क्रिया को भी 10 से 15 बार दोहराएं। तीसरी क्रिया में नेत्रों को गोलाकार दिशा में घुमाना है, दाईं ओर से बाईं ओर, तत्पश्चात बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए। दोनों दिशाओं से 5-5 बार इस क्रिया को कीजिए। क्रिया नंबर 4, गर्दन को इस प्रकार से ऊपर की दिशा में ले जाएं। बच्चों को कहें बिना पलकों को झपकाए हुए अपनी आईब्रो सेंटर यानी कि भ्रूमध्य केंद्र पर एकटक होकर देखते रहें। जब लगे कि आंखों में इरिटेशन हो रही है या फिर आंसू आने लगे हैं तो धीरे से पलकों को बंद करके सिर को सीधा कर लेंगे। ध्यान रहे आंखों को रब नहीं करना है। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दोनों हथेलियों को आपस में इस प्रकार से रगड़ें। हथेलियों का कप शेप बनाते हुए नेत्रों पर रखें और गर्माहट को अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास जत्रु त्राटक का। दाहिने हाथ को इस प्रकार से अपनी नासिका के सामने सीधा करके रखें। दृष्टि को अपने हाथ के अंगूठे पर स्थापित करें व धीरे धीरे दाहिने हाथ को दाईं दिशा की ओर घुमाइए। हाथ कंधे की सीट पर, परंतु गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। बिना पलकों को झपकाए हुए एक बार फिर हाथ को सामने की तरफ वापस ले लें। इस क्रिया को दोनों हाथों से 5-5 बार दोहराएं। इसके पश्चात नेत्रों को बंद करके कुछ देर विश्राम करें। तत्पश्चात हथेलियों को रगड़ते हुए हथेलियों का कप शेप बनाकर पुनः नेत्रों के ऊपर रखें और विश्राम करें। हाथों को नीचे लाते हुए नेत्रों को खोल लेना है। बच्चों को वैसे ही उनका ये ग्रोइंग फेज है तो हमेशा ही हेल्दी आहार की ज़रूरत रहती है। इसमें अगर हम आंखों के लिए विशेष रूप से देखें तो पनीर है, बादाम है और अनार है, आंवला है, जो मस्क मैलन के सीड्स जो पहले घरों में मगज बोलते हैं आम भाषा में, तो वो बहुत कॉमनली उपयोग होता था। आंवले का मुरब्बा जो है बहुत कॉमनली घरों में उपयोग किया जाता था। ये सब चीज़ें हमें उनके आहार में किसी ना किसी रूप में देनी चाहिए। अगर सपोज बच्चा पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है तो उसको हम जो है आटे में गूंद के उनको उसकी रोटी बना के या पराठा बना के दे सकते हैं। अगर हम आंवले का घर में जूस बना के थोड़े से शहद मिला के दें तो वो शुगर कंटेंट भी ज़्यादा नहीं होगा। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। सावन के अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे। बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता, पूजन और जलार्पण का सिलसिला जारी। छात्र आंदोलन का आज से दूसरा चरण। रामगढ़ के नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई। अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को छात्रों की समस्याओं के समाधान और बातों को सुनने की दी नसीहत। नेता प्रतिपक्ष ने बदहाल व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर सरकार को घेरा। और बोकारो में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग की स्पर्धाओं का समापन। विजेता खिलाड़ी सम्मानित। शिक्षा परियोजना की पहल पर रांची में क्रिकेट प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर।